ठीक है। ये बैंकों का विलय एवं अधिग्रहण, नरसिम्हन कमेटी बहुत से पुरानी सिफारिश थी, लेकिन सरकार इसको वर्तमान में लागू कर रही है कि बैंकों को मिलाकर आपस में उनको बड़े बैंकों के रूप में कन्वर्ट कर रही है। अब सवाल यह है कि इस कवायदा को क्यों किया जा रहा है, या इस एक्सरसाइज को करने का क्या उद्देश्य है। बैंकों का विलय और अधिग्रहण, विलय और अधिग्रहण तो समझ रहे हैं ना, कि दो बैंकों को मिला के एक बड़ा बैंक बना देना, बैंक बैंक और एक बड़ा बैंक बनाना है। दरअसल सरकार का ये कहना है कि भारत के पास बैंक तो बहुत सारे हैं, पब्लिक सेक्टर के लगभग 21 बैंक थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई भी बैंक नहीं है। जैसे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक ऑफ चाइना की बात करें, उस स्तर का कोई, भले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक होगा, लेकिन जब वैश्विक बैंकों की तुलना में देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं नहीं ठहरता। तो सरकार का यह कहना था कि हम भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए इन बैंकों का विलय कर रहे हैं। क्या बोला गया था, बैंकों का विलय क्यों कर रहे हैं? बैंकों का विलय इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या है, जो भारतीय वित्तीय बाजार को सक्षम बना सके, भारतीय वित्तीय बाजार को सक्षम बना सके, भारतीय वित्तीय बाजार को सक्षम बना सके, और ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इसको अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, और वो सामना तब कर पाएगी जब वो बैंकों का आकार बढ़ेगा, उनकी बैंकों में पूंजी का अनुपात बढ़ेगा। इसलिए सरकार बैंकों के विलय की प्रक्रिया को अपना रही है। इसमें सरकार का एक और चीज कहना है कि हम बैंकों का विलय और अधिग्रहण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता करने से पहले, अब देखो पूंजी खाता क्या होता है, रुपए की परिवर्तनीयता क्या होता है, जब ये हम विदेशी मुद्रा भंडार और भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे तब इस चीज को देखते हैं कि पूंजी खाते क्या होता है और उसकी कन्वर्टिबिलिटी परिवर्तनीयता क्या होता है। अभी तो बस आप ये समझ लो कि सरकार ये कह रही है कि पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता करने से पहले हमको वित्तीय बाजार को मजबूत बनाना है, और हमारा वित्तीय बाजार तब मजबूत होगा जब हमारे पास बड़े बड़े बैंक होंगे जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। और जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं होंगे, हम पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं कर पाएंगे। तो सरकार का यह कहना है, और इस उद्देश्य के साथ सरकार ने कहा कि हम बैंकों का विलय और अधिग्रहण करेंगे, दो छोटे बैंकों को मिला के बड़ा बैंक बना देंगे, या जो पहले से बड़ा बैंक है वो अन्य छोटे छोटे बैंकों का अधिग्रहण कर लेगा, जिससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम भी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में रहेगा, भारत का वित्तीय बाजार मजबूत होगा। इस आधार पे मतलब बैंकों के विलय और अधिग्रहण क्यों किया गया, यही उसका कारण है, उसका उद्देश्य भी यही है, इसलिए बैंकिंग भारत जो विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। और देखो इस विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या थी लगभग 18-20 बची थी, वो अब घटकर केवल 10 रह गई है, वो सॉरी 12 बचे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 बचे हैं, अलग अलग बैंकों को मिला दिया गया है। अब वो 12 कौन से बचे हैं उसकी लिस्ट देख लेना,
अपने इतने कोई काम के नहीं, अपन से नहीं पूछ रहा कि कौन से बचे हैं। हमको बस ये देखना है कि देखो सरकार ने अपना उद्देश्य बताया बैंकों के विलय और अधिग्रहण का। इस विलय और अधिग्रहण का प्रभाव, या इसका हम सीधे ऐसा लिखेंगे, इस विलय और अधिग्रहण करने से फायदा क्या होगा बैंकों का विलय, या दो छोटे बैंकों को मिला के बड़ा बैंक बनाने, या फिर बैंकों के विलय और अधिग्रहण से फायदा क्या होगा। हम इसको सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव पूछे आपसे, यदि वो महत्व पूछे कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण के पीछे महत्व को समझाइए, उसकी आवश्यकता को समझाइए, तब आपको थोड़ा सा इन बिंदुओं पर लिखना पड़ेगा कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण से होगा क्या। देखो वही जो अभी उद्देश्य में लिखा था वही बात है कि सबसे पहले तो होगा इससे जो भारतीय वित्तीय ढांचा है, भारतीय वित्तीय ढांचा का सुदृढ़ीकरण होगा। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये मजबूत होगा। अब भी अपन ने देखा कि बड़े बड़े बैंक होंगे तो भारतीय जो वित्तीय क्षेत्र है वो मजबूत होगा। दूसरा, बैंकों का पूंजी आधार बढ़ेगा। उनके साख प्रदान करने की क्षमता, साख प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी। पूंजी आधार बढ़ेगा ना, दो बैंक मिल गए तो दोनों की पूंजी जुड़ गई। अब इस बैंक के पास बड़े मात्रा में पूंजी आ गई। जब बड़ी मात्रा में पूंजी आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अधिक लोगों को लोन दे पाएगा, मतलब उसकी साख प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी। हमारा जो बैंक है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में, प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे। बैंकों की परिचालन लागत में कमी आएगी। बैंकों के परिचालन लागत में कमी आएगी। उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता में वृद्धि, परिचालन लागत में कमी मतलब समझ रहे ना, अभी दो बैंक अलग अलग कार्य कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग स्टाफ है, दोनों के खर्चे अलग अलग हैं। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात क्या है, जो संस्थान जितना बड़ा होता है उसकी परिचालन लागत उतनी कम होती जाती है। तो यही बैंकों के साथ होगा कि इनकी परिचालन लागत में कमी आएगी। और एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एनपीए का प्रबंधन अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। एनपीए का प्रबंधन अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। एनपीए का प्रबंधन अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। देखो एनपीए के प्रबंधन के क्रम में अपन ने देखा था जॉइंट लेंडर फोरम, जब बैंक ही एक हो गए तो फिर अब वो अपने क्रेडिटर से अच्छे पैसे वसूल कर सकते हैं। अभी तो क्या है ना कि खासकर जैसे 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो जो विलफुल डिफाल्टर लोग हैं या विजय माल्या जैसे फर्जी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से अलग अलग कर्जा ले ले रहे हैं। उनने कहा कि एसबीआई से जाके ले आया, पीएनबी से जाके ले आया, फिर बैंक ऑफ इंडिया से जाके ले आया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से जाके ले आया, और सबका लोन ले खा के भाग गए। हालांकि एक बैंक से लोन दूसरे बैंक से लेने जाओ तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन अब यहाँ पे तो पता है ना आपको सरकार और इनकी साठ गांठ है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बैंक आपके बचेंगे केवल, अभी तो देखो जैसे केवल 12 बचे हैं, सरकार धीरे से इनको 10 करेगी, 10 से फिर 5 करेगी, और सरकार तो कहना हमको एक तक पहुंचना है। सरकार का एक बैंक होगा और वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा बैंक होगा, तो उस स्थिति में एनपीए का प्रबंधन आसान हो जाएगा। अब अभी तो क्या है, जैसे कोई
विजय माल्या भगा तो उनने कहा कि 20 लेंडर थे अजीब विजय माल्या जैसे लोगों के, 20 बैंकों से कर्जा लेके रखे थे उनने। अब सब अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी लागत भी बढ़ जाएगी और ऋण वसूलना भी कठिन हो जाता। अब सब एक हो जाएंगे तो एनपीए का प्रबंधन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इससे क्या है, वित्तीय समावेशन सरल होगा। वित्तीय समावेशन सरल होगा। भाई बैंकों की परिचालन लागत में कमी आएगी तो बैंक ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी शाखाएं खोलेगा, निचले तबकों को भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो इससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी। तो देखो ये बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण के सकारात्मक बिंदु थे, या बैंकों के विलय और अधिग्रहण के क्या फायदे हैं, बैंकों के विलय और अधिग्रहण से अर्थव्यवस्था में क्या सकारात्मक बिंदु उत्पन्न होंगे, ये वो सारी बातें हैं। ठीक है। लेकिन इस बैंकों के विलय और अधिग्रहण में कुछ चुनौतियां भी हैं। हम उसके ऐसा नहीं लिखेंगे कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण से होने वाले नुकसान नुकसान नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो ये तो सरकार की नीति है, सरकार बैंकों का विलय और अधिग्रहण कर ही रही है, तो हम तो उसी के पक्ष में बोलेंगे कि हाँ ठीक है विलय अधिग्रहण अच्छा है, इससे ये होगा। लेकिन जो उसकी नकारात्मक बिंदु हैं उसको हम क्या है उसकी चुनौतियों के रूप में लिखेंगे, चुनौतियों या समस्याओं के रूप में लिखेंगे कि जब आप बैंकों का विलय और अधिग्रहण करते हैं तो आपको क्या समस्याएं जाएंगी, वो बात बताना है। तो ये आप प्रभाव में लिख दिया सकारात्मक प्रभाव, आवश्यकता या महत्व। अब हमको इसमें ये लिखना पड़ेगा इसके नेगेटिव पॉइंट में कि इनके विलय एवं अधिग्रहण में कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होंगी या कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, कौन सी चुनौतियां या कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो देखो जैसे विलय एवं अधिग्रहण है, एक जो फायदा है वो नुकसान भी हो जाएगा। जैसे बैंकों का विलय और अधिग्रहण, पहले हमने बताया ना कि उनने कहा कि 20-21 बैंक थे, अब उनने कहा बचे केवल 12, फिर ये 10 बचेंगे, फिर ये 5 बचेंगे। तो देखो इससे एक फायदा तो ये अपन को दिखाई दे रहा है कि बैंक का आपस में कंपटीशन प्रतियोगिता खत्म होगी। प्रतियोगिता, नकारात्मक प्रतियोगिता इसको कह सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण से बैंकों के बीच होने वाली जो नकारात्मक प्रतियोगिता है उसमें कमी आएगी। नकारात्मक प्रतियोगिता मतलब क्या है कि क्रेडिटर को लोन देने में उनका कंपटीशन कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कि उद्योगपति जा रहे हैं भैया तुम दे रहे नहीं तो हम तो उस बैंक के पास जा रहे हैं वो हमको लोन दे रहा है। हर बैंक का अपना अपना टारगेट होता है लोन बांटने का, उनका लोन नहीं बांटेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो क्या होता है कि वो ब्याज दरों को घटा लेंगे, वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। आपको भी जैसे होम लोन चाहिए रहेगा तो आप एक बैंक जाओगे वो कहेगा कितना लेंगे, दूसरे बैंक चले जाओगे वो हो सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या फिर ये हो सकता है कि वो ब्याज दर में आपको छूट दे दे। तो बैंक क्या है, ये बैंकों की नकारात्मक प्रतियोगिता खत्म होगी। लेकिन इसका एक नुकसान क्या होगा, बात वही है, बैंकों की जब कंपटीशन खत्म होगी तो क्या बैंक की मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, आपके पास विकल्प ही नहीं बचेगा। आपके पास एक बैंक है, दो बैंक है, दोनों में से जाके देख लो कौन लोन दे पा रहा है, उसी से ले लो। अब उनके भी फिर भाव बढ़ जाएंगे, उनको भी मालूम है कि कंपटीशन तो खत्म हो चुका है, अब हम ही बचे हैं सबसे बड़े बैंक, तो जैसा हम लोन दे वैसा लेना पड़ेगा आपको। तो एक नकारात्मक बिंदु तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि इस पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस ऐसे लिखना, प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरा है विलय और अधिग्रहण से बैंकों की कई शाखाओं को बंद करना पड़ेगा, बैंकों की कई शाखाओं को बंद करना पड़ेगा।
और बैंकों की कई शाखाओं को बंद करना पड़ेगा, तो फिर वही वित्तीय समावेशन कठिन हो जाएगा। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि बैंकों को हमको निचले स्तर गांव गांव तक पहुंचाना है, और जब तुम विलय कर दोगे तो बहुत सारी शाखाएं बंद हो जाएगी। जब बहुत सारी शाखाएं बंद हो जाएगी तो वित्तीय समावेशन करना कठिन हो जाएगा। फिर तीसरा अपन बता सकते हैं कि विलय से बैंकों के एनपीए का भी एकीकरण हो जाएगा। विलय से बैंकों के एनपीए का भी एकीकरण हो जाएगा। अभी तो 4 बैंक थे, चारों का अपना अलग अलग एनपीए था, कम था। चारों का भाई विलय कर रहे हो तो जब चारों की पूंजी जुड़ रही है तो चारों का एनपीए भी जुड़ेगा, तो ये बड़ा बैंक इसका एनपीए और बड़ा दिखाई देगा। तो ये भी एक समस्या है कि सिर्फ आप ये मत सोचो कि पूंजी का विलय होगा। पूंजी का विलय तो होगा, पूंजी तो ज्यादा दिखाई देगी ही, लेकिन आपको बैंकों का एनपीए भी ज्यादा दिखाई देगा। फिर एक और समस्या यह है कि बैंक अपने सामाजिक दायित्व, सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा कर सकता है। वही उसकी मोनोपोली जैसे स्थापित हो जाएगी तो वित्तीय समावेशन जैसे लक्ष्यों को दरकिनार कर दे वो। और फिर एक और समस्या है कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण में कर्मचारियों का विलय होगा। कर्मचारियों का विलय। अब प्रत्येक बैंक के कर्मचारियों के कार्य करने की शैली अलग है। वो बैंक अब जब विलय हो गया तो दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, तो कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य कैसा होगा। वो कर्मचारी जब इधर इस बैंक में आएगा तो उसके प्रमोशन की क्या स्थिति पड़ेगी। बैंकिंग यूनियन की समस्या है कि अधिग्रहण से उनकी, तो ये कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जो बैंकों के विलय और अधिग्रहण के सामने आने वाली है। बाकी ऐसी कोई विशेष समस्या तो अपन को बताना नहीं है, बस ये 4-5 चुनौतियों के रूप में बता देना कि यही बैंकों के विलय और अधिग्रहण की चुनौतियां हैं। ठीक है ना। तो देखो जो एनपीए की समस्या पे अपन ने लिखा था कि बैंकों का विलय और अधिग्रहण, तो ये बिंदु है बैंकों के विलय और अधिग्रहण के संदर्भ में। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। बेसिकली हमको बताना सकारात्मक ही है, लेकिन नकारात्मक में केवल ये बताना है कि उनकी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपट लेंगे तो बैंकिंग का विलय और अधिग्रहण करना ऐसा कोई अपराध नहीं है, अर्थव्यवस्था में लाभदायक ही होगा बैंकों के विलय और अधिग्रहण से। ठीक है ना। अब देखो जो बैंकों का अपन ने समस्याएं पढ़ी थी उसमें एनपीए बैंकों की सबसे बड़ी समस्या थी, और बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग काम किए गए हैं। ठीक है ना। वो सारे अपन ने एक एक करके देख लिए हैं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, बेसल मानक। बस थोड़ा सा जान लो ये क्या होता है बेसल मानक, क्योंकि ये भी दरअसल बैंकिंग सुधार से संबंधित ही है बेसल मानक। और अब देखो डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि बेसल मानक से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन फिर भी अब बैंकिंग सेक्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो बेसल मानक आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो दरअसल जो बेसल है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर का नाम है बेसल। दरअसल स्विट्जरलैंड के इस शहर में क्या हुआ, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना हुई। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना की गई कहां पर, स्विट्जरलैंड के बेसल नामक शहर में। और बैंक ऑफ सेटलमेंट ने एक बेसल कमेटी का गठन किया, बेसल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग को मजबूत करने के लिए, बैंकिंग को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए। भाई देखो अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो रहा है,
पूरी दुनिया के बैंकर, पूरी दुनिया के जो केंद्रीय बैंक है वो बैठ रहे हैं स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में, और उन्होंने निर्णय लिया कि हमको आपस में मिलकर कुछ ऐसे समझौते करने चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से बचा जा सके और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या है 1974 में एक कमेटी की गठन किया गया जिसको बेसल समिति कह रहे हैं, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं 1974 में। इस बैंकिंग कमेटी ऑन मतलब बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसने क्या है कुछ रिकमेंडेशन दी समय समय पर, जो पूरी दुनिया के बैंकों ने स्वीकार किया है। अब देखो, आप यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाह रहे हो, आप अपने देश को अंतरराष्ट्रीय, अपनी अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाह रहे हो, तो आपको क्या है अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स का पालन करना होगा। तो इसलिए ये बेसल जो मानक है, इनने क्या है एक स्टैंडर्ड विकसित कर दिया कि भैया आपके बैंक में ऐसा होना चाहिए, आपके बैंक में ऐसा होना चाहिए। तो अब जो भी इस बेसल कमेटी के सदस्य हैं या इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बैठक हुई थी उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया था, वो सभी सदस्य देशों को अपनी बैंकिंग व्यवस्था को इस बेसल कमेटी के मानकों के अनुरूप विकसित करना था। अब देखो, समय समय पर इस बेसल समिति ने कुछ रिकमेंडेशन दी है। जैसे इसने पहली रिकमेंडेशन दी थी 1988 में, 1988, 1988 पहली बार बेसल मानक जारी किए गए थे 1988 में। इसको कहते हैं बेसल मानक फर्स्ट। ठीक है ना, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसल मानक फर्स्ट क्या है। तीन बेसल मानक आ चुके हैं, बेसल मानक फर्स्ट, बेसल मानक सेकंड और बेसल मानक थर्ड। तो पहला बेसल मानक आया था 1998 में, और भारत ने भी इसको स्वीकार किया था। भारत ने जस्ट एक साल बाद, वो सॉरी, भारत ने इसको 1999 में स्वीकार किया गया था, 1988 में आया था और भारत उसको 1999 में स्वीकार करता है। अब देखो, बेसल मानक फर्स्ट तो बहुत पुराना हो गया, वो लगभग लगभग स्वीकार भी कर लिया गया है और बात बहुत उसके आगे पहुंच गई है। हमको बेसल मानक फर्स्ट के संदर्भ में ज्यादा नहीं जानना है। बस आप इतना याद रख लो एक लाइन में बेसल मानक फर्स्ट में लिखने के लिए कि ये जो मुख्यतः क्या है ऋण जोखिम पर केंद्रित था, बैंकों के ऋण जोखिम पर केंद्रित था। वैसे तो तीनों ही बेसल मानक बैंकों के ऋण जोखिम पर केंद्रित हैं, लेकिन बेसल मानक फर्स्ट क्या है ऋण जोखिम पर केंद्रित था। और इसने रिकमेंडेशन की थी कि प्रत्येक बैंक के पास न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए जो जोखिम ऋण को संभाल सके। प्रत्येक बैंक कुछ न्यूनतम पूंजी रखे जो उसके डेंजर ऋण हैं उनको डूबने की स्थिति में उस पर काम हो सके। और इस बेसल मानक में पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% तय किया गया था। अभी बता रहा हूं पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है। अभी तो बस ये देखो, तीन पॉइंट आपको याद रखना है। बेसल मानक फर्स्ट में 1988 में जारी किए गए थे, न्यूनतम पूंजी रखने पर जोर दिया गया था, ऋण जोखिम पर केंद्रित था और पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% पे रखने की बात की गई थी। फिर आया बेसल मानक सेकंड, बेसल मानक सेकंड, और ये आया 2004 में, 2004 में बेसल मानक सेकंड। इनने पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8% से बढ़ाकर 9% कर दिया। पहली बात तो यह है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाकर 9% कर दिया गया। ठीक है, और बैंकों से बोला कि बैंकों को पूंजी पर्याप्त अनुपात 9% किया, और बैंकों से बोला कि बैंकों को तीन चीजों, पर्यवेक्षण, समीक्षा और बाजार अनुशासन, बाजार अनुशासन, इस पर फोकस करना चाहिए।
मतलब बैंकों, केंद्रीय बैंक अपने निचले बैंकों के जो वाणिज्यिक बैंक है उनके सुपरविजन पर ध्यान दे, उनकी समय समय पर समीक्षा करे, और मार्केट जो बाजार का अनुशासन है कि मांग जो पूर्ति जो जिस टाइप से चलती है उस पर ध्यान दे। ये बेसल सेकंड था। अब देखो बेसल फर्स्ट बेसल टू बहुत पुराना हो गया है, या तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे यही पूछेगा कि बेसल मानक क्या होते हैं समझाइए, या फिर वो पूछ सकता है बेसल थर्ड मानक। बेसल थर्ड, बेसल मानक तीन क्या होते हैं? तो देखो बेसल थर्ड मानक आए हैं 2008 के बाद, 2008, और ये बेसिकली आते आते 2010 हो गया था। 2008 में आना था, टाइम लग गया, 2010 तक पूरी तरीके से प्रस्तुत हो पाए बेसल मानक तृतीय। अब देखो बेसल मानक थर्ड में इनने क्या बोला कि एक तो इनने ये बोल दिया गया था कि बेसल मानक जो तीन के प्रावधान है या इसके जो मापदंड है, इनने डेट दी थी 31 मार्च 2019 को सभी देशों को बेसल मानक तीन लागू करने हैं अपने बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है ना। फिर इनने क्या बोला बेसल मानक थर्ड में, इनने पहली बात बोली कि जो आपकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, उसको 9% से बढ़ाकर 11.5% करना है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 11.5 करना है। दूसरा इनने बोला कि बैंकों ने जो सरकार को ऋण दिए हैं, सरकार को दिए गए ऋण भी जोखिम की श्रेणी में आएंगे, जोखिम ऋण की श्रेणी में आएंगे। बैंकों द्वारा सरकार को दिए गए ऋण भी जोखिम ऋण की श्रेणी में आएंगे। मतलब अभी तक जो बैंक अपना खाता बही बनाते थे उसमें वो क्या है, जोखिम पूर्ण ऋण की गणना अलग करते थे, सरकार को जो वो ऋण देते थे उनको सुरक्षित लोन में कहते थे। अब इनने बोला कि नहीं, सरकार ने जो बैंकों से लोन लिया है वो भी जोखिम ऋण की श्रेणी में ही आएगा। फिर इनने क्या बोला कि बैंकों को अपनी टीयर वन पूंजी, टीयर वन पूंजी, बैंकों को अपनी टीयर वन पूंजी में अतिरिक्त हिस्सा जोड़ना होगा, अतिरिक्त हिस्सा जोड़ना होगा। टीयर वन पूंजी में बैंकों को अतिरिक्त हिस्सा जोड़ना होगा। और फिर एक और रिकमेंडेशन की थी कि बैंकों को अपने जितने भी समस्त वित्तीय लेन देन हैं इनकी जानकारी को सार्वजनिक करना होगा, जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। बैंकों को अपनी जितनी भी वित्तीय जानकारी है उसको सार्वजनिक करना होगा, ठीक है। ये बैंकिंग के क्षेत्र में बेसल थर्ड मानक थे। 3-4 पॉइंट याद रखना, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर में पूछेगा बेसल मानक थर्ड को समझाइए, तो आप बताओगे 2008-2010 में आया था, प्रावधान था कि इसको 31 मार्च 2019 तक लागू करना है, और ये 3-4 बिंदु हैं। अब देखो इसमें एक चीज बार बार आ रही है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जो तीनों बेसल मानक में बताया गया था। पहले में 8% बताया गया था, दूसरे में 9% बताया गया, और तीसरे में बोल दिया उन्होंने 11.5% तक आपको बढ़ाना है। ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात होता क्या है, और इसमें हमने देखो टीयर वन पूंजी भी लिखा है। तो बैंक की पहले ये जान लो कि टीयर वन पूंजी क्या होती है। बैंक की जो टोटल कैपिटल होती है, बैंक की पूंजी दो हिस्सों में होती है, एक को कहते हैं टीयर वन और एक को कहते हैं टीयर टू, टीयर वन टीयर टू। बैंक की टीयर वन पूंजी वो पूंजी होती है जो बैंकों का सामान्य लाभ एवं शेयरों की बिक्री से प्राप्त होता है, शेयरों की बिक्री से प्राप्त होता है। मतलब देखो टीयर वन पूंजी वो पूंजी है जो बहुत जल्दी कैश करा सकता है बैंक,
उसमें उसका कैश आएगा, उसका गोल्ड आएगा, उसका सामान्य प्रॉफिट आएगा, ये जो पैसा जो तुरंत कैश हो जाएगा। टीयर टू पूंजी क्या है? ऐसी पूंजी होती है जो आसानी से कैश नहीं होती, उसको कैश होने में टाइम लगता है। इसको जटिल पूंजी भी कहते हैं। इसमें आपके ऋण पत्र आते हैं, डिवेंचर, कंपनियों के बॉन्ड, अन्य सरकारी उपकरण, ये टीयर टू पूंजी के अंतर्गत आते हैं। तो बेसल मानक थर्ड में बोला गया है कि इसको बढ़ाना है, टीयर वन पूंजी को हमको बढ़ाना है। 2.5% का बोला था कि अतिरिक्त इसको 2.5% तक बढ़ाना है। दूसरा जो हम कैपिटल जो एक शब्द क्या लिखा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इसको भी जान लो ये क्या होता है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इसको कहते हैं कैपिटल एडुकेशी रेशो। देखो बैंकिंग सेक्टर में एक शब्द होता है, इसको कहते हैं जोखिम पूर्ण संपत्ति। बैंकों की जोखिम पूर्ण संपत्ति। जोखिम पूर्ण संपत्ति कैसी संपत्ति होती है कि देखो बैंक जो ऋण देता है, बैंक द्वारा दिया गया ऋण के डूबने की संभावना कितनी है, बैंक जो ऋण दिया है उसके डूबने की संभावना कितनी है। बैंक द्वारा दिए गए ऋण के डूबने की संभावना कितनी है। अब बैंक ने जितने, जैसे एक बैंक ने उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को होम लोन दिया, वो सरकारी नौकरी करता था, तो उसको मालूम है कि ये जीवन भर लोन चुकाएगा क्योंकि सरकारी नौकरी है और इसकी वेतन भी पर्याप्त है, इसके पास पर्याप्त कैश भी है, इसकी जमीन भी है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये जो ऋण है इसके डूबने की संभावना बहुत कम है। वहीं एक दूसरे व्यक्ति को ऋण दिया है जो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, और ऐसा कोई व्यापार कर रहा है जो अंतरराष्ट्रीय फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत जल्दी प्रभावित होता है, तो इसको दिए गए ऋण के डूबने की संभावना ज्यादा है। तो देखो बैंक ने जितने भी प्रकार के ऋण दिए हैं सबके डूबने की संभावना का एक परसेंटेज निकालते हैं। जैसे एक ही ऋण दिया, इसके डूबने की संभावना बहुत कम है, तो उन्होंने बोला कि इसके डूबने की संभावना केवल 2% है। हो सकता है किसी को ऋण दिया उसके डूबने की संभावना 10% है, किसी को दिया उसकी 20% है, किसी को दिया उस अलग अलग परसेंट हो जाता है। तो ऐसा क्या है, पूरे बैंक ने जितना ऋण दिया है सबका अलग अलग रिस्क होता है, और इस अलग अलग रिस्क की जो गणना की जाती है उसी को कहते हैं बैंक की टोटल जोखिम पूर्ण संपत्ति कितनी है। भाई बैंक ने जो तुमको लोन दिया वो तुम्हारे लिए देनदारी हो गई, बैंक के लिए तो वो असेट है, तो उस असेट में से कितनी असेट ये है कि जो रिस्क में है, जिसके डूबने की संभावना है, उसको कहते हैं जोखिम पूर्ण संपत्ति। अब देखो इसी जोखिम पूर्ण संपत्ति से कैपिटल एडिकेशन रेशो निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात बराबर होता है बैंक की कुल संपत्ति, टोटल कैपिटल, कुल संपत्ति को भाग दे देते हैं आपकी जोखिम पूर्ण संपत्ति से, जोखिम पूर्ण संपत्ति से भाग दे देते हैं, तो जो आता है वो होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब हर बैंक का अलग अलग हो सकता है किस बैंक ने ज्यादा रिस्की लोन बांटे होंगे तो ये बढ़ जाएगा, उसकी कुल संपत्ति से भाग जाएगा तो उसका कैपिटल एडुकेशन रेशो अधिक जाएगा। तो कैपिटल एडिकेशन रेशो दरअसल क्या है, बैंक को जोखिम से लड़ने की एक ताकत देने वाला है कि कल को बैंक का लोन एकदम से डूबा तो वो दिवालिया ना हो। तो कैपिटल एडिकेशन रेशो वही है ना जो 8%, 9%, 11%, कि आप अपनी जोखिम पूर्ण संपत्ति और कुल संपत्ति का एक निश्चित रेशो निकालो और उसका जितना परसेंट आएगा उसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहेंगे। और बैंक अपनी कुल संपत्ति में से, जैसे हमने कहा कि 9%, तो बैंक अपनी कुल संपत्ति का 9% CAR के रूप में अलग रख देगा। ये जोखिम पूर्ण संपत्ति है, उसका एक निश्चित परसेंट निकाल के उन्होंने अलग रख दिया ताकि कल को ये जोखिम पूर्ण संपत्ति डूबती भी है तो हमारे पास इतना रिजर्व है बफर के रूप में, इतना रिजर्व बफर के रूप में है। तो यही पूंजी पर्याप्तता अनुपात है और इसी पर बेसल कमेटी लगातार जोर दे रही है। और आरबीआई ने भारत में फिक्स कर दिया है 9% है भारत का कैपिटल एडिकेशन रेशो, मतलब भारतीय बैंकिंग के लिए आरबीआई ने बोल दिया है 9% तो होना चाहिए कम से कम कैपिटल एडिकेशन रेशो, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी परसेंट पूंजी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, काहे के लिए,
ये जोखिमपूर्ण संपत्ति से जोखिमपूर्ण संपत्ति की सुरक्षा के लिए, कि यदि वो ऋण डूबता भी है तो भी आप दिवालिया नहीं होगे। ठीक है, तो ये बैंकों का विलय अधिकरण और बेसल कमेटी से संबंधित कुछ बातें थी। यहां बताया कि क्वेश्चन या तो शॉर्ट नोट से आएगा, बाकी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। हमारा इसमें अब जब अगला टॉपिक है वो है वित्तीय समावेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे आपको 11 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, 3 नंबर में तो पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसमें ज्यादा है। मतलब आपके हो सकता है कि पूरे इकोनॉमिक्स में आपको केवल पेपर में एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया, वित्तीय समावेशन समझाइए, और वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है, और वित्तीय समावेशन के लिए सरकार या आरबीआई या बैंक कौन कौन से प्रयास कर रही है। मतलब आपको पूरा एक बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा वित्तीय समावेशन को लेके। ठीक है ना, और ये वित्तीय समावेशन सरकार का इस समय ये समझ लो कि मेन लक्ष्य है। यदि वित्तीय क्षेत्र में देखा जाए तो सरकार का सबसे प्रमुख लक्ष्य ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, वित्तीय समावेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये वित्तीय समावेशन होता क्या है क्या वित्तीय समावेशन। तो देखो समावेशन का मतलब तो आप समझते हो, इंक्लूजन, समाहित करना, सबको इकट्ठा करना, जोड़ना, या फिर सबको शामिल करना, ये समावेशन कहलाता है। समावेशी प्रक्रिया होती है ना, कि सबको शामिल करने वाली प्रक्रिया को समावेशी प्रक्रिया कहते हैं। तो जब समावेशन की बात आ रही, मतलब सबके लिए कोई बात आ रही है कि जिसमें हमको सबको शामिल करना है। और ये कैसा समावेशन है, समावेशन के आगे शब्द लिखा है वित्तीय, फाइनेंशियल रूप से सबको एक करना, फाइनेंशियल रूप से सबको जोड़ना। इसी शाब्दिक रूप से तो ये निकल के आ रहा है कि वित्तीय रूप से या पैसे धैले के रूप में सबको शामिल करना या सबको जोड़ना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। लेकिन यहां पर जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन का जो अर्थ है वो ये है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, या खासकर समाज के वंचित वर्ग, समाज के वंचित वर्ग, कम आय वाले वर्ग, समाज के वंचित वर्ग या कम आय वाले वर्ग को वहनीय कीमतों पर, अफोर्डेबल, वहनीय कीमतों पर बैंक, बीमा, बैंक बीमा, पेंशन, बैंक बीमा पेंशन, ऋण, बैंक बीमा पेंशन ऋण सहित, और भी आ जाएगा म्यूचुअल फंड वगैरह सब चीज, ऋण सहित अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। मतलब देखो सिंपल सी बात है, देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने से मतलब केवल बैंकिंग सुविधा नहीं, बैंक के साथ साथ उसको इंश्योरेंस की सुविधा भी देना है, उसको पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराना है, उसको ऋण तो बैंक के अंतर्गत, उसको म्यूचुअल फंड, निवेश के अन्य विकल्प, मतलब जो एक अमीर आदमी के लिए जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं उस वित्तीय सुविधाओं को गरीब आदमी तक पहुंचाना, यही कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन की देश के प्रत्येक नागरिक को वो वित्तीय सेवाएं मिले जो देश का अमीर आदमी उपयोग कर रहा है, वो ये प्रक्रिया कहलाती है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, खासकर बैंकिंग सेक्टर से। और इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंकों से आम आदमी को जोड़ा जा रहा है। और एक बार व्यक्ति बैंक से जुड़ जाएगा तो बैंक के थ्रू हम उसको क्या है, इंश्योरेंस की भी सुविधा देंगे, बैंकिंग के थ्रू ही हम उसको पेंशन की सुविधा भी दे देंगे,
और अन्य सुविधाएं भी बैंकिंग के थ्रू मिल जाएगी। इसलिए इस वित्तीय समावेशन का पूरा लक्ष्य है व्यक्ति को बैंक से जोड़ना। सरकार का भी लक्ष्य है, बैंक भी चाह रही है अधिकतम वित्तीय समावेशन हो, और इसी इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब ये सरकार नहीं, इसके पहले जो यूपीए कांग्रेस की सरकार थी उसने भी वित्तीय समावेशन पर बहुत ज्यादा प्रयास किया, और अभी भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है वित्तीय समावेशन को। बहुत सारी अलग से योजना चल रही है केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो देखो, एक तो हम ये समझ गए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। दूसरा सवाल यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत क्या है, गरीब आदमी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत क्या है। इससे बैंकों को क्या मिलेगा, गरीब आदमी को क्या मिलेगा, मतलब इसकी हमको सीधे सीधे क्या बताने हैं, वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है, या वित्तीय समावेशन से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों सरकार वित्तीय समावेशन के लिए इतना प्रयास कर रही है। तो हमको क्या बताना है अब, आप अर्थ समझ गए। प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग, बीमा, पेंशन, ऋण, म्यूचुअल फंड, अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, और उपलब्ध कराना नहीं, वहनीय कीमतों पर। वहनीय मतलब जो अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं कि आप उनसे बोल दे रहे कि खाता खोल लो बैंक में, और न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपए होना चाहिए, कोई नहीं खोलेगा खाता। तो शून्य बैलेंस का खोल के दे दो तो खोल रख लेगा आदमी। अब दूसरा इसमें हमको ये देखना है कि इस वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्या है, वित्तीय समावेशन क्यों, इसका महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे, अर्थव्यवस्था में भूमिका पूछे, सब चीज में हमको एक ही कुछ बिंदु हैं जो बताने हैं। वित्तीय समावेशन का महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे, सब कुछ बात एक ही है। देखो, सबसे पहले तो वित्तीय समावेशन से जो लाभ होगा, इसमें अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, अर्थव्यवस्था को लाभ, सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ होगा अर्थव्यवस्था को। देखो, गरीब आदमी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो ऐसा लगता है कि गरीब आदमी का भला करने के लिए हम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बात तो ठीक है कि समाज के प्रत्येक नागरिक, खासकर वंचित वर्ग को यदि बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी तो उसका फायदा होगा, क्योंकि वो बैंकिंग सुविधाओं के लिए साहूकारों पर निर्भर है, और साहूकार तो क्या है, लूटने का काम करते हैं। वो अपनी बचत को बैंकों में सुरक्षित रख सकता है, उसको बैंक से आसानी से ऋण मिल जाएगा, तो साहूकार के पास नहीं जाएगा, मतलब उसका तो फायदा है। लेकिन उसका फायदा से ज्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था को फायदा है, उसके फायदे से ज्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था को फायदा है। मतलब सरकार पागल नहीं है जो जबरन बैंक वित्तीय समावेशन पर इतना ज्यादा जोर दे रही है, इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। देखो, अभी क्या है कि गरीब आदमी है या कम आय वाला आदमी है, वो अपनी बचत, कुछ ना कुछ तो बचत कर ही रहा होगा ना, वो अपनी बचत को कहां रखेगा, नगद रूप में अपने पास रखा रहेगा। तो उसको इससे क्या घाटा है कि भैया जो अपने पास अपनी बचत रखा है उसकी चोरी होने की संभावना है, गुमने की संभावना है, और अन्य संभावना है। साथ साथ ही क्या है, ये जो पैसा है, ये जो अपने उस पास उसने कैश के रूप में रखा है, घर में दबा के रखा है, डब्बे के अंदर दबा के रखा, कुछ भी करके रखा है, ये क्या है, एक टाइप से हमारी बैंकिंग सेक्टर से बाहर है, अर्थव्यवस्था से बाहर है। सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं तो सरकार जब मनी सर्कुलेशन के लिए मौद्रिक नीति या फिर राजकोषीय नीति जारी करती है तो इतना असर नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि सरकार को पता ही नहीं कि लोगों के घर में कितना पैसा रखा है। मतलब एक तरीके से ये पैसा क्या है, अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हो पाता है, वो घर में रखा हुआ है। इससे व्यक्ति को भी घाटा है और देश को भी या भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन यदि ये पैसा बैंक में जमा कर दे, छोटे छोटे रूप में जमा कर दे, भले उसकी 1000 रुपए की बचत हो, लेकिन वो 1000 रुपए बैंक में जमा करेगा, तो सोचो गरीब आदमी, एक करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग हैं भारत में जो एक एक 1000 रुपए भी जमा करेंगे तो वो लाखों करोड़ों रुपए होगा। तो अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा लाभ इससे क्या होगा कि जो आम आदमी है, आम आदमी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा।
ठीक है ना, शामिल हो जाएगा, जिससे एक तरफ समाज के आम आदमी को बैंक, बीमा, पेंशन आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये तो आम आदमी को मिलेगा, साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाएगी। पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाएगी। और देखो, पूंजी निर्माण को हम एक डाटा के माध्यम से बता सकते हैं कि जो वित्तीय समावेशन के लिए देखेंगे, अभी एक योजना चलाई जाएगी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना तक का लास्ट ईयर का डाटा है, अगस्त 2022 का डाटा है कि अगस्त 2022 तक जनधन खातों में कुल जो जमा राशि है वो है 1.74 लाख करोड़ रुपए। 1.74 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी राशि सोचो अर्थव्यवस्था से बाहर थी। ये प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया, पकड़ पकड़ के लोगों को खाता खोला गया। अब भले ही उन खातों में कम कम पैसा हो, लेकिन देखो कम कम पैसा होके भी वो कितनी बड़ी राशि हो गई, 1,74,000 करोड़ रुपए। बैंकों की खातों की संख्या 46 करोड़ है और उन 46 करोड़ खातों में इतना पैसा है। ये पैसा देखो सीधे बैंकिंग सेक्टर में आ गया, 1.74 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सेक्टर में आ गया। बैंकों के पास पूंजी आ गई, बैंक उसको लोन में घुमाएगा, अर्थव्यवस्था बढ़िया चलेगी। तो ये एक जो वित्तीय समावेशन का फायदा देखो अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को है, बताए ना। एक तो आम आदमी को भी लाभ हो रहा है कि आम आदमी की बचत सुरक्षित हो गई है, आम आदमी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो गई, उसको इंश्योरेंस की सुविधा है, उसको पेंशन की सुविधा है, उसने अपना बचत कर दिया है, उसको बैंक से ऋण भी मिलेगा आसानी से। ये तो आम आदमी को फायदा हो गया। अर्थव्यवस्था, देश को भी फायदा है कि देश में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन की दर में वृद्धि हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो अर्थव्यवस्था को। आपसे 5 नंबर में सीधे ही पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन से अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा। दूसरा अर्थव्यवस्था से ही फायदा रिलेटेड है, जिसको कह सकते हैं कि त्वरित आर्थिक समृद्धि होगी। त्वरित आर्थिक समृद्धि, त्वरित आर्थिक समृद्धि। देखो क्या बताया कि दोनों को लाभ हो रहा है, आम आदमी को भी लाभ हो रहा है और अर्थव्यवस्था में भी पूंजी निर्माण की दर बढ़ रही है। आम आदमी को देख रहे हैं बैंकिंग सुविधा मिल रही है, उसकी बचत सुरक्षित हो रही है, उसको उस बचत पर प्रॉफिट हो रहा है, ब्याज मिल रहा है ना भाई। घर में उसने पैसा रख के रखा था तो उसको कुछ नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पर बैंक में भले 6% मिल रहा है एफडी के रूप में, लेकिन मिल तो रहा है ना। 100 रुपए उसका 106 रुपए हो रहा है एक साल में। घर में तो 100 ही रुपए पड़ा था, यहाँ पे 106 हो गया, तो उसको फायदा हो रहा है। उसको हो सकता है बीमे की सुविधा भी मिल रही हो और बहुत सारी सुविधाएं। तो आम आदमी का भी विकास हो रहा है और अर्थव्यवस्था में भी विकास हो रहा है, क्योंकि इसका पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा। तो ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में त्वरित आर्थिक समृद्धि होगी, मतलब एकदम से जिसको कह सकते हैं ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। तीसरा, इस वित्तीय समावेशन से फायदा या इसका महत्व क्या होगा कि अनौपचारिक जो वित्तीय प्रणाली है वो सीमित होते जाएगी। अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली समाप्त होते जाएगी। समझ रहे ना भाई, बैंकों में 46 करोड़ खाते हैं जनधन खातों के तहत, जो सरकार ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के तहत खोले हैं। ये 46 करोड़ खाते, मतलब 46 करोड़ लोग अभी तक अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर थे।
अब ये 46 करोड़ उनके पास नहीं जाएंगे तो और नहीं जाएंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगी। और सरकार तो चाह ही रही है कि जो अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली खत्म हो जाए, क्योंकि ये मनी सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, सरकार को इससे कोई टैक्स भी नहीं मिलता और सरकार को कुछ फायदा भी नहीं होता है। ठीक है ना। चौथा, इस वित्तीय समावेशन का फायदा होगा कि इससे गरीबी उन्मूलन में भी मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन। अब गरीबी उन्मूलन में कैसे मदद मिलेगी? देखो, वित्तीय समावेशन से प्रत्येक व्यक्ति का खाता बैंक में खुल गया है। सरकार डीबीटी के माध्यम से आजकल डायरेक्ट पैसा दे रही है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से दे रही है, लाडली बहना योजना के माध्यम से दे रही है। ये पैसा डायरेक्ट उनको मिलेगा, जिससे उनको फायदा होगा। फिर उनको इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है कि घर का कोई कमाऊ सदस्य है और उसका इंश्योरेंस है। अब मान लो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसका इंश्योरेंस है, यदि वो घायल होता है तो भी उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उनको कुछ फायदा, मतलब उनको पैसा मिलेगा, आर्थिक रूप से तो वो बर्बाद नहीं होंगे। तो ये व्यक्ति को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद होगी। और बता सकते हैं, गरीबी उन्मूलन होगा तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार में कमी, भ्रष्टाचार में कमी मतलब वही डीबीटी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए प्रत्येक व्यक्ति का बैंक खाता होगा तब तो आप डीबीटी कर पाओगे। अब जब खाता है प्रत्येक व्यक्ति का तो आपने डायरेक्ट उसके खाते में पैसे डाल दिया, तो भ्रष्टाचार की संभावना भी बहुत कम हो गई। ठीक है ना। तो ये सारी सुविधाएं होंगी वित्तीय समावेशन से। ये वित्तीय समावेशन के फायदे हैं, इन्हीं कारणों के कारण वित्तीय समावेशन किया जा रहा है। और भी अपन अपनी लिख सकते हैं कि निचले स्तर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, उनको बीमे की सुविधा मिलेगी, उनको पेंशन की सुविधा मिलेगी, ये सारी सुविधाएं निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये बेसिक पॉइंट इतने हैं, आपको 5-6 पॉइंट पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था से वित्तीय समावेशन से क्या फायदा, सबको फायदा है मतलब। इसलिए देखो, वित्तीय समावेशन, देखो उनने हमको सिलेबस में वित्तीय समावेशन लिख के दिया है, लेकिन इस वित्तीय समावेशन से समावेशी विकास को भी जोड़ सकते हैं। समावेशी विकास, समझ रहे हैं ना। समावेशी विकास ऐसा विकास जिसमें सबका विकास शामिल हो, मतलब सबका साथ सबका विकास ही समावेशी विकास है। तो देखो, दोनों अंतर संबंधित हैं। बिना वित्तीय समावेशन के समावेशी विकास भी नहीं होगा और बिना समावेशी विकास के वित्तीय समावेशन भी संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना कि भाई जब समावेशी विकास करना है तो सबको विकास की प्रक्रिया में शामिल करना है, तो उसके लिए तुमको वित्तीय समावेशन एक टूल होगा। और जब तुम वित्तीय समावेशन करोगे तो समावेशी विकास अपने आप होगा। तो याद रखना, दोनों को जोड़ के भी कुछ पूछा जा सकता है। अब वो क्या पूछेगा वो तो क्वेश्चन जो पेपर सेटर है उसके दिमाग पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इस साइड भी ध्यान में रखना है कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास से सीधा संबंधित है। अब देखो, वित्तीय समावेशन की आवश्यकता देख ली, महत्व देख लिया, उसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें देख ली, नुकसान इसमें कुछ नहीं है। हाँ, चुनौती जरूर बता सकते हैं आप कि वित्तीय समावेशन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। नकारात्मक बिंदु नहीं बता रहे हैं, सरकार जो वित्तीय समावेशन कर रही है उस वित्तीय समावेशन के करने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखो, चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती तो क्या है? आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी मतलब ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेक्टर का अभाव है, वहां पे बैंक खोलना है, और यदि इतने छोटे छोटे बैंक खोलेंगे तो बैंकों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी, और परिचालन लागत बढ़ जाएगी तो बैंकिंग सुविधाएं महंगी हो जाएंगी। जब बैंकिंग सुविधाएं महंगी हो जाएंगी तो गरीब आदमी फिर बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या है, हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि आधारभूत संरचना की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव है। अभी देखो,
अब भी तुम चुनौतियां बता रहे हो, फिर सुझाव भी देना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी समस्याओं और चुनौतियों के संदर्भ में अपन को सुझाव देना है। दूसरा आपको बताना है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती है भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी एवं अशिक्षा। गरीबी एवं अशिक्षा। भाई गरीबी के कारण क्या है, लोगों के पास इतना पैसे ही नहीं है कि वो बैंकों तक पहुंच सके, बैंकों में अपनी बचत को पहुंचा सके। अशिक्षा के कारण भी क्या है, लोगों में जागरूकता का अभाव है और लोग लोकल मनी लेंडर के पास जाते हैं, बैंकों के पास नहीं जाते हैं। तीसरा लिख सकते हैं वित्तीय साक्षरता का अभाव। वित्तीय साक्षरता का अभाव। वित्तीय साक्षरता का अभाव क्या है, मतलब व्यक्ति हो सकता है शिक्षित हो, लेकिन फाइनेंशियल रूप से शिक्षित ना हो। उसको नहीं पता है कि मैं बीमा कराऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। उसको नहीं पता है कि मैं, सरकार मेरे लिए कोई पेंशन की स्कीम ला रही, पेंशन क्या होता है, पेंशन कैसे मिल सकती है, मुझे बीमा कराने से क्या फायदे होंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी उसको कोई जानकारी नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता का अभाव है वित्तीय समावेशन के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है ना। इसी को हम एक और रूप में कह सकते हैं वर्तमान में डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या है कि बैंकिंग सुविधा आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल होते जा रही है, और लोगों को ना तो वित्तीय साक्षरता है और ना ही उनको डिजिटल साक्षरता है। तो एक बहुत बड़ी भारत की जनसंख्या है डिजिटल रूप से अनपढ़ है, वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, तो वो हो गया डिजिटल डिवाइड। फिर इसको एक और लिख सकते हैं बैंकों की जटिल प्रक्रिया। बैंकों की जटिल प्रक्रिया। एक तो गरीब आदमी बैंक नहीं पहुंच रहा, क्यों? क्योंकि बैंक उसके गांव में उपलब्ध नहीं है। चलो वो बस का किराया लगा के शहर चला भी गया, कि उसको कोई ने ज्ञान दे दिया तुम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने कि यार बैंक में खाता खोल लो, ऐसा वैसा फायदा होता है फलाने ढिकानी। तो वो पहुंच भी गया बैंक, डरते डरते बैंक में पहुंचा कि खाता खोलना है। बैंक वाले ने उसको फॉर्म दे दिया। वो फॉर्म इतना कठिन है कि तुम नहीं भर सकते। तो वो गांव का अनपढ़ व्यक्ति क्या भरेगा? फिर कहेगा कि इस फॉर्म को भर के लेके आना। फिर उन्होंने कहा कि फोटो कॉपी ले आना, आधार कार्ड ले आना, फलाना ले आना, ठिकाना ले आना। उससे इतना मांगेगा कि वो डर के भाग जाएगा, भाड़ में जाए, मेरे को नहीं खुलवाना बैंक में खाता। तो मतलब क्या कह रहे हैं, बैंकिंग की प्रणाली बहुत जटिल है। ये तो खाता खोलना है, गलती से तुमने बैंक से लोन मांग लिया तो लोन की प्रक्रिया फिर और जटिल है। तो इस जटिलता से भी क्या है, वित्तीय समावेशन के मार्ग में ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर एक और बता सकते हैं कि अनौपचारिक नगद आधारित अर्थव्यवस्था। नगद आधारित अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक नगद आधारित अर्थव्यवस्था। कैश में काम होता है, बहुत जल्दी काम होता है, वो उसको समझ भी आता है। जैसे बैंक जाएगा ऋण लेने तो इतने लफड़े होंगे वो पागल हो जाएगा। साहूकार के पास जाएगा, साहूकार कुछ नहीं कहेगा, इधर पे अंगूठा लगा दे और जेले 10,000 रुपए। 2 मिनट में पूरी प्रक्रिया हो गई। वो साहूकार ना तो उससे आधार कार्ड लेगा, कुछ भी नहीं लेगा उससे। बस उन्होंने कहा कि हाँ भाई तेरी जमीन है, जमीन कागज दे दे, घर है घर गिरवी रख दे, ये लिखा है यहां में दस्तखत कर दे, स्टाम्प बनवा लिया, बात खत्म हो गई। तो मतलब प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी। कैश में जो काम होता है वो बहुत जल्दी होता है, तो वो क्या है, आम आदमी को ज्यादा समझ आता है। तो यही लिख रहे हैं कि अनौपचारिक नकद आधारित अर्थव्यवस्था। फिर एक और चुनौती है बैंकों के प्रति अविश्वास। बैंकों के प्रति अविश्वास, भरोसा नहीं लोगों का बैंकों पर। और उसका कारण भी है, तुमने जबरदस्ती समझा बुझा के उसको बैंक का खाता खुलवा दिए, उसके बैंक के खाते में केवल 1,000 रुपए थे, ठीक है, उसको एटीएम एटीएम सब दिलवा दिया, बैंकिंग उनका एसएमएस की सुविधा भी। अब 1,000 रुपए था, उसने बहुत दिन तक कुछ किया नहीं, फिर एक दिन उनका सोचा 1,000 रुपए निकाल ले जाऊं, पता चला 1,000 के 600 ही बचे। 400 का हो सकता है 600 भी ना बचे, हो सकता शून्य हो गए, क्योंकि देखो बैंकिंग नियम तो रोज बदलते रहते हैं। पता चला तुमने 1,000 रुपए रखे थे,
एटीएम का चार्ज कट गया, एसएमएस का चार्ज कट गया, और कुछ का भी चार्ज कट गया, पैसा कम हो गया। अब उसके लिए तो 1000 ही रुपए बढ़े, तो उसके 400 तो खुट गए, बैंक वाला कहेगा 600 ही है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि 1000 थे, तो इससे अच्छा तो हमारा साहूकार है, पैसा तो नहीं काटता, कम से कम ये काटता है तो बता काटता है। तो अब वो व्यक्ति स्प्रेड करेगा कि अरे बैंक में पैसे कट जाते हैं। जैसे अभी सरकारी योजना के तहत पैसा आ रहा है ना, लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए आ रहे हैं, ज्यादातर लोग उस 1000 रुपए को दूसरे दिन ही निकालने के लिए तैयार हैं, लाइन लग जा रहे हैं निकालने के लिए। क्यों निकाल रहे हैं उनसे पूछो तो वो ये कहेंगे कि भैया हो सकता है सरकार ने दिए हैं वापस ले ले, मतलब बैंक से पैसे वापस भी जा सकते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। आपके खाते में पैसे आ गए, आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। चार्ज जरूर काट सकता बैंक, लेकिन पैसे ऐसा रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन ये लोगों का विश्वास है बैंकिंग के प्रति, भैया पैसा कट जाता, मतलब एक बहुत कॉमन सी चीज है कि पैसा कट जाएगा, पता नहीं चलेगा कब कौन से इंश्योरेंस का पैसा कट गया, क्या हो गया, कुछ हो गया, बहुत दिक्कत है। तो ये भी एक समस्या है कि बैंकों के प्रति लोगों का अविश्वास है। और भी बता सकते हैं कि लैंगिक अंतराल है, कि महिलाओं का बैंकों में खाता कम है, पुरुषों का खाता ज्यादा है। और फिर हम ये भी बता सकते हैं कि कोई निगरानी प्रणाली नहीं है बैंकों के पास जो इस वित्तीय समावेशन को अच्छे से देख सके। तो ये वित्तीय समावेशन के समक्ष बाधाएं हैं। अब जब बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों के लिए आपसे पूछेगा इसका समाधान भी बताइए, या आपसे सुझाव पूछेगा। बैंकिंग समावेशन मतलब ऐसा पूछ सकता है कि वित्तीय समावेशन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों एवं उन चुनौतियों के समाधान को लिखिए, या उन चुनौतियों से निपटने के लिए सुझावों को बताइए। तो देखो, जो कमी है उसी को हम सुझाव के रूप में बता देंगे। सुझाव के रूप में बता देंगे मतलब क्या बोलेंगे कि भैया आधारभूत संरचना की कमी है, तो पहला हमारा सुझाव यही हो जाएगा कि आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए। आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए, ये कमजोर थी, इसको मजबूत कर दो। अब देखो, आधारभूत संरचना की कमी के अंतर्गत हमने देखा था कि क्या बोले थे कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, तो सरकार उसके लिए भी प्रयास कर रही है कि यार ठीक है, एक गांव है, उन्होंने कहा कि इस गांव में 50 लोगों के लिए बैंक खोलेंगे तो बैंक की परिचालन लागत बढ़ जाएगी, तो उन्होंने एक नया सिस्टम लिया है कि उसको बैंक कहते हैं, उसको कियोस्क ऐसा कुछ करके, कि एक व्यक्ति था, इसी के लिए एक शब्द यूज करते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, कि एक व्यक्ति था जो किराने की दुकान चलाता था, उसी को क्या है बैंक का काम भी दे दिया, एक मशीन दे दी छोटी सी, कार्ड स्वैप करने वाली, वही व्यक्तियों के पैसे जमा करता है और फिर जाके बैंक में जमा कर देता, मतलब एक एजेंट के रूप में बैंक ने अपना व्यक्ति नियुक्त कर दिया, उसको बहुत निश्चित छोटा सा कमीशन देते हैं। तो देखो बैंकों की परिचालन लागत कम होगी, यदि नहीं होता तो बैंक वहां पे एक बैंक खोलता तो कितनी दिक्कत। और ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या कियोस्क बैंकिंग पूरे गांव गांव में खोल दिए गए, कि अब व्यक्ति को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, जेई खाता भी खोल देगा, जेई उनके पैसे भी निकाल देगा, जेई उनके पैसे जमा भी कर देगा, सारी सुविधा उनको उपलब्ध करा दी। तो इसके लिए भी काम कर रहा है, हालांकि इसमें भी बड़ा गड़बड़ घोटाला है। 1000 रुपए आता है, 200 रुपए काट लेता है ये। अब जो गरीब आदमी, उसको क्या पता, हो सकता है उनका कटते होंगे, तो 1000 रुपए आया उनका, 200 रुपए मेरा चार्ज कट गया, 100 रुपए मेरा चार्ज का, प्रत्येक व्यक्ति से ले ले रहा है पैसे। तो इनमें भी बहुत धांधली देखने को मिल रहा है। कईयों ने तो पूरे पैसे खा गए, उन्होंने कहा तुम्हारे पैसे आए ही नहीं, नहीं आए तो उनका ठीक है, नहीं आए होंगे, पैसे खा गए उनके। तो इसमें भी धांधली है, लेकिन अब ठीक है, अपन तो इसमें उदाहरण के लिए अपन बता सकते हैं। फिर अपन बोलेंगे कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जाए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जाए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जाए। फिर क्या बता सकते हैं, डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए या प्रक्रिया को सरल किया जाए, प्रक्रिया को सरल किया जाए, प्रक्रिया को सरल किया जाए, और लगातार बैंकिंग प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। आजकल क्षेत्रीय भाषाओं में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दे रही, फॉर्म क्षेत्रीय भाषा में दे रहे हैं, बैंक खुद ही भर दे रहा है, बस बोल दे रहे हैं कि ठीक है अंगूठा लगा देना, बाकी बैंक का फॉर्म वो खुद ही भर दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि प्रक्रियाओं को सरल किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए, राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाना चाहिए।
राज्य सरकार की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। और बता सकते हैं विभेदीकृत बैंकों की सुविधाएं होनी चाहिए। विभेदीकृत बैंकों को प्रोत्साहन। विभेदीकृत बैंक मतलब समझ रहे हैं ना, पहले पढ़ा अपन ने, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक है, सहकारिता बैंक, ऐसे पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये इन बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि यही वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यही कुछ सुविधाएं हैं, यदि इन सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए तो वित्तीय साक्षरता में हम मजबूत कर सकते हैं। ठीक है ना। स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाए, और लिख सकते हैं कि स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाए। स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाए। तो ये वित्तीय समावेशन के समक्ष चुनौती और चुनौतियों से निपटने के लिए हमने उसके सुझाव भी देख लिए, दोनों चीज हो गई है। अब इसमें अंतिम में हमारा एक मुद्दा बचता है कि वित्तीय समावेशन के लिए दिशा में किया गया सरकार द्वारा प्रयास। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 11 नंबर के हिसाब से संभावना है कभी भी पेपर में पूछा जाएगा, इसको 11 नंबर के हिसाब से तैयार करना। सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास। देखो सरकारी प्रयास तो बहुत सारे हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब भी क्या कहा था, यही मतलब देखो सरकार ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब भी यही कहा था कि हम वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो भी क्या कह रही है, इससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। हमें क्या मतलब, हमें तो आंसर लिखना है। तो पहला कारण तो क्या लिखो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जब 1969 में 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब भी यही बोला गया था, तो अपन ये तो पहले पढ़ चुके हैं। फिर अपन देख रहे हैं बहुत सारे विभेदीकृत बैंकों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड नामक एक संस्था बना दी गई जो केवल और केवल कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करते हैं। सिडबी की स्थापना की गई, बहुत सारे काम किए गए हैं। विभेदीकृत बैंकों की स्थापना की गई है। तीसरा इनने एक विकल्प लेके आया, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं लेके आई है। इन्होंने लीड बैंकिंग योजना को लेके आया, लीड बैंकिंग योजना, लीड बैंकिंग योजना को लेके आए। फिर इसी में लिख सकते हैं कि इन्होंने विभेदात्मक ब्याज दर योजना लेके आई। विभेदात्मक ब्याज दर योजना, विभेदात्मक ब्याज दर योजना मतलब वही है कि गरीब आदमी को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा देना। गरीब आदमी को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, या उसको कुछ सब्सिडी दे देना, या उसको उन्होंने कहा कि ब्याज में कुछ छूट दे देना कि आम आदमी के लिए 7% का ब्याज है लेकिन इस योजना के तहत ये लोगे तो 5% का ही ब्याज लेगा, कुछ छूट दे देना। तो विभेदात्मक ब्याज दर की योजना लेके आए। फिर आप इसमें और बता सकते हो कि इन्होंने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र साख निर्धारण की नीति लेके आए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, कि प्रत्येक बैंक को अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा। उस प्राथमिक क्षेत्र का भी 18% केवल कृषि क्षेत्र के लिए देना पड़ेगा। तो वही प्राथमिक क्षेत्र की ऋण योजना लेके आए। माइक्रो एटीएम, माइक्रो एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम, माइक्रो एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम की सुविधा की गई। माइक्रो एटीएम छोटे एटीएम टाइप के रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में खुलते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम ऐसे एटीएम होते हैं जो गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा खेले, मतलब एटीएम खोलने का भी ठेका उन्होंने का दूसरी कंपनी को दे दिया गया, वही परिचालन करेंगे और एक निश्चित राशि की वसूल करेंगे ताकि एटीएम की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि इससे वित्तीय समावेशन मजबूत होगा। ठीक है ना। और फिर अपन बता सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं कि
फिर तो बहुत सारी अभी सरकारी योजनाएं अपन देखेंगे एक एक करके, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जैम है, डिजिटल इंडिया योजना है। ये सारी योजना क्या है, अभी अपन डिटेल में देख रहे हैं। ये सब क्या है, सरकारी ये प्रयास हो गए हैं, सरकारी प्रयास है वित्तीय समावेशन के लिए। लेकिन आप देखो, अब सरकारी प्रयास में आप योजना लिख सकते हो, सरकारी प्रयास में योजना लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि सरकारी योजनाओं का उल्लेख करो जो वित्तीय समावेशन की दिशा में चलाई जा रही है। अंतर समझना, वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो जितने जो लिखे हैं सरकारी प्रयास आ जाएंगे और योजना भी आ जाएंगी। लेकिन यदि वो पर्टिकुलर केवल ये पूछ रहा है कि वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का वर्णन कीजिए, अब आपको ये प्रयास नहीं लिखना। अब आप ये नहीं लिखोगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब वो केवल योजना पूछ रहा है। और कोशिश ये करूंगी ज्यादा योजना पे करंट की ही लिखें, पुरानी योजना लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो हमको इसमें देखना है वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाए गए प्रमुख योजनाएं, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रही है वित्तीय समावेशन के लिए। तो देखो, वित्तीय समावेशन के लिए सब सरकार की सबसे जो मेन और फ्लैगशिप योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस पे तो अलग से क्वेश्चन आया भी है, आगे भी आ सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस पे आप शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए तैयार रहो, या फिर ये लॉन्ग आंसर आएगा तो वित्तीय समावेशन को जोड़ के पूछा जाएगा। कि पूछा जा सकता है वित्तीय समावेशन की अवधारणा या उसके महत्व को समझाइए, और प्रधानमंत्री जन धन योजना इस वित्तीय समावेशन की दिशा में कितनी सफल रही, या प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, चर्चा कीजिए। मतलब आपको वित्तीय समावेशन भी पूछ लेगा और प्रधानमंत्री जन धन योजना का मूल्यांकन भी करवा लेगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी इसकी। इस साल 9 वर्ष होने वाले हैं, और 9 वर्ष हो जाएंगे तो फिर से इसका नया डाटा आएगा, ठीक है ना। और ये शुरू क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य था, इसकी देखो घोषणा इनने की थी 15 अगस्त को, लेकिन ऑफिशियल प्रारंभ 28 अगस्त है। तो 15 अगस्त लिख दोगे, घोषणा की डेट है वो, जो प्रारंभ है वो 28 अगस्त को शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है वित्तीय समावेशन, मतलब देश के कमजोर लोगों को या कमजोर वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, देश के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। और देखो बैंकिंग सुविधाओं का अब भी बता दिया कि केवल खाता खोलना नहीं है, उनको इंश्योरेंस भी देना है, उनको पेंशन भी देना है, और उनको अन्य टाइप की सभी सुविधाएं को उपलब्ध कराना है। तभी बोलेंगे कि उनको बैंकिंग सुविधाएं पूरी तरीके से मिल गई हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जब योजना शुरू की गई थी तब इनने बोला गया था, इसका जो मोटो था, प्रत्येक परिवार को बैंक खाता, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता। लेकिन वर्तमान में इस योजना का जो इनने मोटो है वो बदल दिया, और क्या बोल दिया, प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाता, प्रत्येक व्यक्ति का बैंक खाता। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब पहले प्रत्येक परिवार बोला, फिर उन्होंने देखा परिवार तक के लक्ष्य को तो पा लिया गया है, अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाते की सुविधा हमको उपलब्ध करानी है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने लिख दिया कि इस जब प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, कि कमजोर वर्ग को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना और देश के प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना। फिर ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसके 6 स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ हैं। कौन कौन से 6 स्तंभ हैं? पहला, बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच, बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच। दूसरा, ओवरड्राफ्ट सुविधा, ओवर
ड्राफ्ट सुविधा। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है कि आपके खाते में जितना पैसा है उससे आप ज्यादा निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक टाइप का ऋण होता है, कर्जा, कि आप ऐसा नहीं देते। ओवरड्राफ्ट आपकी यदि हिस्ट्री अच्छी है तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक देता है, तो इसमें भी वो शामिल किया गया है। तीसरा इसमें बोला गया है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। चौथा है बीमा, बीमा उपलब्ध कराना है इसका लक्ष्य भी। फिर इसमें है एक और, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, लोन देने के लिए अलग से एक फंड का निर्माण किया जाएगा। और पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के लिए खाली, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, ठीक है ना। तो मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराकर सभी का वित्तीय समावेशन करना है, और प्रत्येक व्यक्ति को बीमा, पेंशन, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। और देखो इसमें जो जहां तक सुविधाओं की बात है, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, उसमें बीमा रहता है, 30,000 रुपए का जीवन बीमा रहता है, मतलब खाता खोलने के साथ ही 30,000 रुपए का आपको जीवन बीमा मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 रुपए तक की है। ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जनधन जो जनधन योजना है उसका आपने उद्देश्य देख लिया, उसके 6 स्तंभ बता दिए। अब इसके मूल्यांकन की बारी आएगी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन करने की दिशा में कितना सफल हुई है। तो देखो हम कुछ डाटा लिख देंगे, और डाटा अगस्त 2022 का है, क्योंकि जब इसको योजना के 8 साल हुए थे तो सरकार ने डाटा जारी किया था। अब जो 28 अगस्त है, इस योजना को 9 साल होंगे तो फिर नया डाटा आएगा, लेकिन अभी तो अपन को पुराने नहीं लिखना, हो सकता अभी जब नया आएगा तो तुम उसको अपडेट कर देना। तो देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहला आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा कि टोटल जो बैंक खातों की संख्या है वो कितनी है, 46.25 करोड़, 46.25 करोड़ है, ठीक है। फिर इन 46.25 करोड़ खातों में जो जमा राशि है वो 1.74 लाख करोड़ रुपए, 46 करोड़ लोगों का 1.74 लाख करोड़ रुपए जमा है। तीसरा आप इसमें बताओगे कि इन 46 करोड़ खातों में से 55% खाते महिलाओं के नाम पे हैं। समझ रहे ना, लैंगिक अंतराल को कम कर रहा है। वित्तीय समावेशन में ये बड़ी चुनौती थी कि लैंगिक अंतराल, ये उसको भी कम कर रहा है। आधे से ज्यादा खाता महिलाओं के हैं। इन 46 करोड़ खातों में से 81% खाते चालू हैं, 81.2% खाते चालू हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल खाते खुले हुए, उनमें ट्रांजैक्शन है। यदि खाते की बात करें कि प्रत्येक खाता जो एवरेज जमा राशि है वो है 3,761 रुपए, एवरेज जमा राशि प्रत्येक खाते में। तो ये है ना कि अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी राशि को उपलब्ध करा लाया। और इन खातों में जो खोले गए खाते हैं इनमें केवल 8.2% खाते जीरो बैलेंस वाले हैं, शून्य शेष वाले खाते हैं, ठीक है। इतना आपको डाटा बताना पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री जन रुपए डेबिट कार्ड भी इनके लिए जारी किया गया है, इनके लिए बीमा की सुविधा भी दी गई है। ये सारी सुविधाएं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इनके लिए 5,000 रुपए की है। तो आप जब मूल्यांकन करोगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कितनी सफल रही, तो ये मूल्यांकन के रूप में बता देंगे। बाकी देखो यदि मान लो आपसे पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संचालन में उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियां, तो जो अभी अपन ने वित्तीय साक्षरता में चुनौतियां लिखी ना, वही है। क्या बोल देंगे कि भैया वही
आधारभूत संरचना की कमी है, वित्तीय साक्षरता की कमी है, लोगों का भरोसा नहीं है बैंकिंग सेक्टर पे, प्रक्रिया बहुत जटिल है। वही सारे चुनौतियां प्रधानमंत्री जन धन योजना के संचालन में भी उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो वित्तीय समावेशन की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पे भी शॉर्ट नोट्स के लिए आप तैयार रहो, वित्तीय समावेशन, और इसको जोड़ के पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर भी पूछ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट इस पे पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखो इसी के अतिरिक्त एक और चलाई गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना, ये भी वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाया गया प्रयास है कि दुर्घटना व दुर्घटना से मृत्यु की होने पर आपको राशि मिलेगी। इसमें पहले 12 रुपए था, अब 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम हो चुका है, और इसमें जो विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए, 1 लाख, और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसी के साथ, सुरक्षा बीमा के साथ साथ एक जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJ इंश्योरेंस, हाँ PMJJY, ये भी 2015 में चालू की गई है। इसमें वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है, और मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें मृत्यु पर 2 लाख का बीमा कवर है। इसी टाइप से एक अटल पेंशन योजना चालू की गई थी गरीब आदमी के लिए, अटल पेंशन योजना, कि 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है, और यदि वो पैसा जमा करेगा 18 से 40 साल के बीच में, तो उसको 60 साल की उम्र में कम से कम 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। वो उसकी जमा की गई राशि पर निर्भर करेगा कि उसको कितनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। ठीक है ना, तो ये वित्तीय समावेशन की दिशा में किए उठाए गए प्रयास थे। फिर एक और बता सकते हैं, जनधन आधार मोबाइल, जैम जिसको कहते हैं, जैम, जनधन आधार मोबाइल, जैम त्रय कहते हैं या जैम ट्राई कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल, जैम। ठीक है ना, देखो जैम के तहत क्या, जनधन योजना के तहत शून्य बैलेंस पे खाते खोलना, उसको आधार नंबर और मोबाइल नंबर से जोड़कर बीमा, खाद सब्सिडी, LPG सब्सिडी इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराना। मतलब देखो, जनधन के माध्यम से आपने उसका खाता खोल दिया, ठीक है, शून्य बैलेंस वाला, उसको आधार और मोबाइल से लिंक कर दिया। लिंक कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। अब जब एक बार आधार और मोबाइल से लिंक हो गए, तो जितनी भी तरह की सब्सिडी हैं वो सब उसके खाते में आ रही हैं। जितनी भी तरह की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, सब उसके खाते में आ रही हैं। तो ये जनधन आधार की त्रयी ने भी वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास या महत्वपूर्ण काम किया है। बस यही है वित्तीय समावेशन के लिए योजना। बाकी तो और भी योजनाएं लिख सकते हैं, जैसे हम पीएम मुद्रा, ये भी एक प्रकार से वित्तीय समावेशन है, क्योंकि पीएम मुद्रा क्या कर रहा है, पीएम मुद्रा लोन बांटने का काम कर रहा है। और लोन किसको बांट रहा है, वो छोटे उद्योगों को, छोटे और लघु उद्योगों को, तो उनको भी बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है ना, तो ऋण मिल रहा है कहीं ना कहीं, मतलब पीएम मुद्रा भी एक प्रकार की वित्तीय समावेशन की दिशा में किया गया प्रयास है। बस इतना ही है, बाकी तो और भी बहुत सारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना फलाना ढिकाना, अपने लिए इतना ही काम का है वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए सरकार द्वारा प्रयास। अब देखो, यदि मान लो वो पूछ ले कि आरबीआई ने क्या प्रयास किया है, वैसे पूछेगा नहीं, सरकार के प्रयास ही पूछेगा। आरबीआई के प्रयास पूछ ले तो आरबीआई के प्रयास में बता देंगे कि आरबीआई ने विभिन्न टाइप की सलाहकार समितियों का गठन किया, सलाहकार समितियों का गठन किया गया, वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना की, वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना की,
शून्य शेष खाते खोले, जीरो बैलेंस अकाउंट, न्यूनतम बैलेंस की लिमिट समाप्त कर दी, भाषा की बाध्यता को समाप्त किया, अंग्रेजी को, भाषा की बाध्यता को समाप्त किया, केवाईसी के नियमों का सरलीकरण, सरलीकरण और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की योजना लेके आया, बैंकिंग संवाददाता। यही आरबीआई के प्रयास हैं, इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमको बस क्या है सरकार के प्रयास याद रखने हैं और योजनाएं कुछ हैं जो उनको याद रखना है। तो ये हो गया आपका वित्तीय समावेशन, तीनों चीज हो गई वित्तीय समावेशन में। हमने देख लिया बैंकों के माध्यम, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब आदमी को आपने ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दी, उसके लिए आपने बैंक अकाउंट खुलवा दिया और उसको आपने बीमा की सुविधा दे दी। तीन, बस ये तीन चीज हो गई, आपका वित्तीय समावेशन हो गया। ठीक है ना। देखो अब ऋण सुविधा के लिए बहुत सारे हैं जो भी ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जैसे अब भी अपन ने देखा पीएम मुद्रा, ये भी वित्तीय समावेशन के लिए है। नाबार्ड भी इसको फाइनेंस करता है, तो वो भी आप बता सकते हो कि वित्तीय समावेशन का काम कर रहा है। सिडबी, ये भी लघु उद्योगों को लोन देता है, तो ये भी एक टाइप से वित्तीय समावेशन को दे रहा है। फिर सरकार की स्टैंड अप योजना है, स्टैंड अप स्कीम, ये भी है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, तो आप अलग अलग भी बता सकते हो कि ऋण के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बैंक के लिए तो आपने बता ही दिया, क्या जनधन, जनधन योजना है। इसके अतिरिक्त और भी चल रही है, जैसे एक सरकार चलती सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि विशेष खाता है, उस पर ब्याज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अटल पेंशन योजना, ये सब है। और बीमा के लिए तो अपन जान रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, बहुत सारे। ये सारे प्रयास सामूहिक रूप से किस लिए किए जा रहे हैं, वित्तीय समावेशन के लिए। तो देखो आपके ऊपर है कि आप कितने ज्यादा प्रयासों का उल्लेख कर सकते हो। हमको करना इतने ही प्रयासों का उल्लेख है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो हमको यदि पूछेगा तो यदि उन्हें या तो जैसे 11 नंबर में पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि वित्तीय समावेशन के लिए सरकार, वो कुछ और देगा और फिर अगला, मतलब दो हिस्से पूछेगा क्वेश्चन के। 5 नंबर में सीधे पूछ सकता है कि वित्तीय समावेशन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करो। 7 लाइन रहेगी तो कम से कम 7 योजना तो आपको, 6 योजना तो आपको बता के आना है। वित्तीय समावेशन के लिए चलाई जा रही योजनाएं, उनका प्रधानमंत्री जनधन योजना, जेम तरई, अटल पेंशन योजना, फिर उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन योजना, फिर उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना, ये सब क्या है, वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास हैं। तो देखो वित्तीय समावेशन के साथ ही अपना जो बैंकिंग सेक्टर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें कल अपन नया टॉपिक देखेंगे।